Hello everyone, I am Vijayatri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, ABES IT Ghaziabad. In previous lecture, we discussed stress strain diagram for ductile material और tensile test on UTM. इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो डक्टाइल मटेरियल के लिए था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटल मटेरियल के लिए। डिफरेंस आपको पता है, डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं और ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं। ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जिनमें एलोंगेशन बहुत कम होता है। परसेंटेज एलोंगेशन कितना लिया था हमने ब्रिटल के लिए? परसेंटेज एलोंगेशन इज लेस देन 5%, 5% से भी कम एलोंगेशन होता है हमारा ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो जब एलोंगेशन नहीं होता तो जैसे ही ये मटेरियल इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि इनमें परसेंटेज एलोंगेशन तो होगा नहीं। जैसे ही हम प्लास्टिक लिमिट को क्रॉस करके जाएंगे तो हमारे मटेरियल इनिशियल कंडीशन में ही ब्रेक हो जाएंगे। इनमें कोई भी फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। जैसे ही इन्होंने इलास्टिक लिमिट क्रॉस करके प्लास्टिक लिमिट में प्रवेश करेंगे, प्लास्टिक लिमिट में जाते ही ब्रेक हो जाएंगे, एलोंगेशन बहुत कम होगा। तो यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं इसका। वाई एक्सिस पर हमने ली स्ट्रेस एंड एक्स एक्सिस पर हमने लिए स्ट्रेन। तो यहाँ इनिशियल में क्या होगा, सबसे पहले स्पेसिमेन हमारा वही है जो हमने डक्टाइल मटेरियल के लिए लिया था। लोड एज इट इज लगा हुआ है P, ये भी हमारा UTM पर ही टेस्ट होता है। बस क्या होगा चेंज, यहाँ पर मटेरियल चेंज हो गया। जो मटेरियल पहले डक्टाइल था अब वो मटेरियल ब्रिटल हो गया। तो जब मैं लोड की वैल्यू इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, इसमें एलोंगेशन होगा, और जब एलोंगेशन होगा तो इनिशियल कंडीशन पर क्या होगा, हुक्स लॉ फॉलो होगा। हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इनिशियल में हमारी जो लिमिट होगी वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होगी, O टू A, O से A प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन O से A। जब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगी और फोर्स लगा हुआ है P, उसके बाद जब मैं फोर्स की वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज करूँगा तो इसमें लेंथ में और ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। फिर अप टू इलास्टिक लिमिट ये अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो यहाँ कहीं A के जस्ट बाद एक इलास्टिक लिमिट आएगी और उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। बट जैसे ही मैं फोर्स और अप्लाई करूँगा और ये मटेरियल हमारी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेगा, तो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते ही ये मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेगा तो ये मटेरियल हमारा ब्रेक हो जाएगा। ये जो B पॉइंट है ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है या ब्रेकिंग पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके ये मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी वो B पॉइंट पर जितनी स्ट्रेस है यही इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस होगी। तो डक्टाइल और ब्रिटल दोनों के लिए हमने देखा है, डक्टाइल के लिए हमारे अपर यील्ड, लोअर यील्ड, अल्टीमेट पॉइंट तब ब्रेकिंग होती है। बट ब्रिटल मटेरियल में हमारा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट होती है, उसके बाद डायरेक्ट हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, ब्रेकिंग हो जाती है, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। अब इस फ्रैक्चर पॉइंट तक के अगर हम स्ट्रेन पर इस टोटल एरिया की बात करें,
एरिया अंडर द कर्व ऑन स्ट्रेन लाइन अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एरिया होगा, इस एरिया को हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस। एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्स एक्सिस अप टू ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, और एरिया अंडर द कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट पॉइंट, एरिया अंडर द कर्व अप टू इलास्टिक पॉइंट लिमिट, इसे बोलेंगे हम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ टफनेस कहाँ तक? ब्रेकिंग पॉइंट तक। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस कहाँ तक? इलास्टिक लिमिट तक। ओके, अब इसमें नेक्स्ट टर्म है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है किसी भी मटेरियल को या किसी भी उसको डिज़ाइन करने के लिए। डिजाइनिंग पैरामीटर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरल भाषा में अगर हम इसे समझना चाहें, जैसे हम बात करते हैं बाइक की, बाइक जो डिज़ाइन की जाती है वो 2 पैसेंजर्स के लिए डिज़ाइन की जाती है कि उस बाइक पर 2 पैसेंजर एक साथ जा सकते हैं। उसकी डिज़ाइन इस टाइप से होती है। बट कभी कभी उस पर क्या होता है, बाइक पर 3 पैसेंजर भी हो सकते हैं, 4 पैसेंजर भी हो सकते हैं, 5 पैसेंजर भी हो सकते हैं। अब वो डिज़ाइन तो 2 के लिए की गई थी, ज़्यादा पैसेंजर क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होता है। उसमें हम कुछ फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी दे के रखते हैं जिससे वो डिजायर लोड से ज़्यादा लोड वियर कर सकती है। डिजाइन 2 के लिए बट मोर देन 2 भी उस पर आ सकते हैं, उस पर सब पैसेंजर्स हो सकते हैं। तो ये हमारा जनरल डेफिनेशन फैक्टर ऑफ सेफ्टी की है कि किसी पर्टिकुलर लिमिट के लिए जो डिज़ाइन की गई है उस लिमिट को क्रॉस करके भी वो एक्टिव रहती है। अब हम टेक्निकल उसमें समझें। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इन शॉर्ट हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और कहीं कहीं हम इसे सिंपल एन से भी डिनोट करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक रेशो है मैक्सिमम स्ट्रेस टू दी वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। So factor of safety is the ratio of maximum stress to the working stress। अभी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया है। उस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो मैक्सिमम स्ट्रेस थी वो हमारी थी अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस टू दी वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे हमने ब्रिटल मटेरियल देखा था, ब्रिटल मटेरियल में अल्टीमेट पॉइंट तक तो हम पहुँचे ही नहीं। वहाँ क्या था? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट क्या था? वहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, यील्डिंग स्टार्ट हो गई थी। हम तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ये भी कह सकते हैं यील्डिंग स्ट्रेस टू दी वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। इससे हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैलकुलेट करेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस जो भी दिया होगा उससे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।